पूरा प्रोसेस है जो यूपीएससी का, वो चाहता है कि एक कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाए, और जो कैंडिडेट्स इस प्रेशर को हैंडल नहीं करेंगे, जो मैनेज नहीं करेंगे, उनका परफॉर्मेंस अपने आप कम होगा, और जब परफॉर्मेंस अपने आप कम होगा तो ऐसे कैंडिडेट्स को बाहर रास्ता दिखाने का तरीका यूपीएससी को आता है। तो अगर आपको यूपीएससी में सस्टेन करना है, सिलेक्शन लेना है, तो प्रेशर तो जनरेट होगा। उस प्रेशर को जो कैंडिडेट, जो एस्पिरेंट उस प्रेशर को हैंडल करेंगे, उसको मैनेज करेंगे और उसके साथ बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, वही एग्ज़ाम को फाइनली क्लियर कर पाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो यूपीएससी के एक एस्पिरेंट्स में होनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग आवर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो फर्स्ट, यूपीएससी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को सेलेक्ट करना चाहती है, उसकी पर्सनैलिटी को जज करती है थ्रू प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो उस पर्सनैलिटी में क्या क्या ऐसी बातें होनी चाहिए जिनके आधार पे वो एक अच्छे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकती है, और वैसा हमें बनना है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पहला कि हमें एक हम्बलनेस वाला कैंडिडेट चाहिए यूपीएससी को, जो हम्बल हो, लोगों से जुड़ सके। अगर हम्बलनेस होगा तो लोग उससे कनेक्ट होंगे, अपनी बातों को शेयर करेंगे, और जो भी लोगों की समस्याएं हैं वो व्यक्ति हम्बलनेस के साथ सुलझा सकेगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसका जो नेचर है वो एक्सप्लोटिव नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोटिव नेचर का मतलब है कि हम देखते हैं कि हम लोगों का एक्सप्लोटेशन के मूड में रहते हैं, चाहे वो अपोजिट जेंडर रहे या फिर वो कोई ऐसा समाज रहे जो हमसे कमज़ोर है। अगर हमारा एक्सप्लोटिव नेचर है तो कहीं न कहीं वो हमारे पर्सनैलिटी जो एक यूपीएससी जज करना चाहता है वो मैच नहीं करेगा, और हमारा रिजेक्शन हमेशा रहेगा। मेंस के जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर बहुत बार आपके नेचर को जज किया जाएगा कि ये एक्सप्लोटिव है या फिर ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो वहाँ पर हमारे कहीं न कहीं जो थॉट्स है वो क्लियरली दिखती है, चाहे हम कितना भी एग्जामिनर को या फिर पर्सनैलिटी के लेवल पर इंटरव्यू में कितना भी हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, लेकिन हमारा अगर एक्सप्लोटिव नेचर है तो कहीं न कहीं आंसर्स में झलकता है। थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हॉनेस्टी। हमें हॉनेस्ट होना चाहिए, चाहे वो हमारे खुद के प्रति हो या समाज के प्रति या देश के प्रति। जब हम हॉनेस्ट रहेंगे तभी हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। हॉनेस्टी का मतलब है कि जितना इस एग्ज़ाम में परफॉर्म करने के लिए जो एक हॉनेस्टी लेवल चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के लेवल पे चाहिए वो या नॉलेज के लेवल पर गेन करने के लिए हो, पर्टिकुलर डेली हमें 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो अगर हम हॉनेस्ट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। जो एक फोर्थ पॉइंट है वो रेस्पेक्ट। खुद का भी रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट आपको मेंटेन रखना है। साथ में जो अदर जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं देश में, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, अगर वो एक किसान है, अगर वो एक मज़दूर है, तो आप उसके रेस्पेक्ट को लेकर कितने सजग हो। अगर आप में सेल्फ रेस्पेक्ट और दूसरों के रेस्पेक्ट का एक नज़रिया है तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, उसको भी आपको सुधारना है। एक पार्ट है जो डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन वे में काम करना ही पड़ेगा। आपने जो टारगेट सेट किए हैं, अब ये डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, आप एक डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे काम करेंगे, तो अगर आप डिसिप्लिन वे में काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो भी गोल्स गवर्नमेंट सेट करती है लोगों के वेलफेयर के लिए, वो आप कैसे अचीव कर पाओगे। आपने देखा होगा कि हम हमारी लाइफ में कोई भी गोल सेट करते हैं, अगर हम डिसिप्लिन वे में काम नहीं करेंगे तो वो जो भी गोल हैं वो हम अचीव नहीं कर सकते। सेम गवर्नमेंट के भी कुछ गोल्स रहते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेती है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में लोग अगर डिसिप्लिन वे में काम नहीं करेंगे तो फिर वो अचीव नहीं कर पाएगी। और लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, जिन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए हमेशा हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, हमने डेमोक्रेसी का सहारा लिया है, तो वो कहीं ना कहीं हार्म होता है। इसलिए डिसिप्लिन वाला एक बंदा उनको चाहिए। सेकंड, एक जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोटिवेशन। इस एग्ज़ाम के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ रहेगी जो हमें मोटिवेट करके रखेगी। बार बार इस एग्ज़ाम में हमें फेलियर्स मिलती है, कभी प्री नहीं होता, कभी मेंस, फिर कभी इंटरव्यू में बाहर हो जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन होने में कई बार 2-3 साल लग जाती है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें मोटिवेट कर सकती है। तो कुछ बातें ऐसी है जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेशन दे सकती है। कोई सोचता है कि पैसा यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ गाड़ी है, यहाँ बंगला है, या फिर हमें बहुत सारी अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी, हमें समाज में रेस्पेक्ट मिलेगा। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे आप मोटिवेशन ले रहे हो, ये कम टाइम के लिए आपको मोटिवेट करेंगे। अगर आप में इनर मोटिवेशन है और उसका मेन पर्पज़ है लोगों का वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर और देश को आगे बढ़ाने की आपकी सोच,
अगर उस टाइप का मोटिवेशन आप पालते हो तो वो हमेशा आपके लिए परमानेंट रहेगा। और आप जब यूपीएससी के दौरान बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब भी इस टाइप का मोटिवेशन अगर आप रखोगे तो कहीं ना कहीं आप इस एग्ज़ाम को ईजिली कवर कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपको मैं इसी टॉपिक से जुड़ी हुई कुकू एफएम पर एक शानदार बुक समरी रिकमेंड करना चाहूँगा, नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट। इस बुक समरी में आपको अनिल स्वरूप जी, जो भारत के एक टॉप सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, उनके जीवन के अनुभव इसमें मिलने वाले हैं। जैसे आप आईएएस बनने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईएएस के काम क्या होता है, यूपीएससी आपसे क्या डिमांड करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे कुकू एफएम के बारे में आप जरूर जानते होंगे, ये मेड इन इंडिया ऐप है जिसको प्ले स्टोर में 4.5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक ऑडियो बुक और समरीज मिल जाएगी आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। वैसे तो इनका साल भर का प्राइस 399 रुपये होता है, लेकिन अभी एक शानदार ऑफर चल रहा है फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है DJ50 और आपका प्राइस हो जाएगा 199 रुपये। यानी कितना अच्छा है कि एक बुक की प्राइस में आप साल भर यहाँ पे ऑडियो बुक लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हो। यदि आप चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फोर्थ एक जो पॉइंट है वो टाइम टेबल। आप अपना टाइम टेबल सेट करके रखो। पहले से बनाना, मेरा जो पर्पज़ था कि मैं पहले से टाइम टेबल बनाता था शुरू में कि आज पूरे दिन में सुबह से शाम तक मैं क्या क्या करूँगा, लेकिन कई बार क्या होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया कि प्रीवियस जो 2 घंटे थे उसमें मैंने क्या किया, उनको लिखता रहता था। तो प्रीवियस मैंने क्या क्या कर रहा हूँ, हाँ मेरे दिमाग में पहले ही रहता था बुक पढ़ने से पहले कि अभी मैं 2 घंटे पॉलिटी पढ़ूंगा। लेकिन अगर 2 की जगह 3 घंटे अगर हो जाते हैं तो फिर मैं लिख दूंगा कि इतने टाइम मैं पॉलिटी पढ़ाऊँ। फिर नेक्स्ट दिमाग में आएगा कि अब इस सब्जेक्ट को लेना है, तो फिर लिखेंगे कि इसने इतने बजे तक मैंने ये काम किया। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा कि आप पहले से बर्डन नहीं रहेगा आपके ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी रहेगी। तो मैं काम करने के बाद अपना लिखता था, एनालिसिस करता था कि इतने इतने टाइम मैंने ये काम किया, लेकिन उससे करने से पहले ये भी सोचता था कि अभी मैं जो करूँगा उसमें ये पार्ट्स शामिल रहेंगे। तो एक टाइम टेबल आपको ज़रूर बना के रखना है ताकि उसमें दूसरे दिन आप एनालाइज भी कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कल मैंने कितना पढ़ा था, द हिंदू को कल मैंने कितना टाइम दिया था। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि किसी दिन अगर आप द हिंदू को आज मैंने 3 घंटे दिए हैं, कल वो 2 घंटे में कंप्लीट हो गया था, तो आप एनालाइज कर पाओगे कि आज 3 घंटे लगने का कारण क्या हो सकता है। आप टेंशन में थे या आप कोई और बातें सोच रहे थे द हिंदू पढ़ने के टाइम। तो उस लेवल पर आपकी ऑथेंटिसिटी अच्छी होगी, आपकी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए आपके पास टाइम टेबल और आपका सारा लेखा जोखा एक होना चाहिए पूरी तरह, तब जाके आप परफॉर्मेंस को और सुधार पाओगे। एक जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको न्यूज़पेपर के नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए डेली। वो द हिंदू, दैनिक जागरण हो सकता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, और पॉइंट वाइज, डेट वाइज, और उसमें अगर आज का दिन है तो उसमें अगर मान लीजिए 28 जून है, आज अगर 10 पॉइंट्स आए हैं जो काम के हैं आपके, फ्यूचर में क्या होगा जब भी आप विजन का अगर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो या कोई भी कोचिंग का मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, तो फिर वो मंथली मैगजीन आपको बाहर नहीं लगेगी और वो जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगी और मेंस में भी आपके काम आएगा। एक मैं यही कहूँगा कि नोट्स आपको स्वयं को बनाने हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर रहे, चाहे वो सब्जेक्ट्स रहे या एनसीईआरटी रहे। मैं यही सजेशन करूँगा कि दूसरे के शॉर्ट नोट्स आपको नहीं फॉलो करने हैं। आप टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स फॉलो करते हो तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि टॉपर्स ने भी अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए तभी वो जाकर टॉपर्स बने। अगर आप उन्हीं को फॉलो करने लगोगे तो आप कैसे टॉपर्स बनोगे। तो आपको खुद को अगर टॉपर बनना है तो आपके खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और इधर मैं यही कहूँगा कि इधर उधर डिमांड भी नहीं करनी है कि सर आप मुझे शॉर्ट नोट्स भेज दो। हाँ, देखने के लेवल पर आप ले सकते हो, लेकिन उन्हीं को पढ़ने के लेवल पर आपको नहीं लेना है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्री मेंस इंटरव्यू के टाइम में दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक्स को लेकर। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है तो आप कंफ्यूज रहोगे, इसलिए क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे आपको चीज़ों को लेकर, फैक्ट्स को लेकर, आपको लॉज को लेकर, सभी को बातों को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी जाकर वो एक बेटर डिसीजन ले सकता है। अगर हमारी क्लैरिटी अगर किसी टॉपिक को लेकर नहीं है तो फिर फ्यूचर में हम जो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर जो डिसीजन लेंगे उनमें कंफ्यूज रहेंगे और हो सकता है उस कन्फ्यूजन में एक बड़ा नुकसान हम एडमिनिस्ट्रेशन में कर दें। इसलिए क्लैरिटी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। एक जो लास्ट पॉइंट है जो मेरा सजेशन रहेगा कि यूपीएससी ने अपना जो पैटर्न बना रखा हो इस तरीके का बना रखा है कि जो एस्पिरेंट्स हैं उन पे मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए, चाहे वो प्रीकल लेवल पर हो। अनप्रेडिक्टेबल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि वो चाहता है कि एक प्रेशर डाला जाए। सी सेट डे बाई डे वो ज़्यादा हार्ड कर रहा है ताकि बच्चे ज़्यादा प्रेशर फील करें सी सेट में। मेंस के लेवल पर कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करवाना वो भी एक प्रेशर का पार्ट है। और इंटरव्यू में लास्ट टाइम फाइनली वहाँ पर भी हम प्रेशर फील करते हैं।
कि पता नहीं क्या होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो यूपीएससी का, वो चाहता है कि एक कैंडिडेट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाए, और जो कैंडिडेट्स इस प्रेशर को हैंडल नहीं करेंगे, जो मैनेज नहीं करेंगे, उनका परफॉर्मेंस अपने आप कम होगा, और जब परफॉर्मेंस अपने आप कम होगा तो ऐसे कैंडिडेट्स को बाहर रास्ता दिखाने का तरीका यूपीएससी को आता है। तो अगर आपको यूपीएससी में सस्टेन करना है, सिलेक्शन लेना है, तो प्रेशर तो जनरेट होगा। उस प्रेशर को जो कैंडिडेट, जो एस्पिरेंट उस प्रेशर को हैंडल करेंगे, उसको मैनेज करेंगे और उसके साथ बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, वही एग्ज़ाम को फाइनली क्लियर कर पाएंगे। और इसका जो मेन मोटो है वो भी यही है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में हम जाएंगे, बहुत सारी हमारे चैलेंजेस रहेंगे, बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर रहेगा, काम का प्रेशर, फैमिली और फ्रेंड्स, इन सभी को मैनेज करना, इन सभी के साथ बैलेंस बनाकर रखना, वो हमें कहीं का प्रेशर क्रिएट करता है। और उस प्रेशर में अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर उसको हैंडल नहीं कर पाए तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे आप बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दोगे। तो अगर कोई व्यक्ति को प्रेशर को अच्छे से हैंडल करना आता है तो वो फिर इजीली इसको हैंडल करके बेहतर परफॉर्मेंस देगा और फिर इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर भी करेगा। इसलिए आपको एक गलत धारणा बिल्कुल नहीं पालनी है कि प्रेशर केवल मुझे ही आ रहा है, टॉपर्स को नहीं आया होगा। सभी को लगभग बराबर ही प्रेशर फील होता है, सभी को बराबर प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि कोई व्यक्ति इस प्रेशर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है, कोई व्यक्ति इस प्रेशर में इतना दब जाता है कि डिमोटिवेट होता है, डिप्रेशन में चला जाता है और धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस कम करके लास्ट एंड फाइनली यूपीएससी को क्विट भी कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से ये सजेशन है कि जितनी मैंने बातें आपके बताई उनको अपने पर्सनैलिटी में ढालना है। यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान आप सभी इन बातों को अपने में तैयारी के दौरान लाना है। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको एनालिसिस करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, ये दोनों आपके टेबल पर 24 आवर्स होने चाहिए बिफोर बुक रीडिंग। जब भी आप पढ़ने जाओगे तो उससे पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सिलेबस को देखोगे, उसके अलावा उसके बिना आप पढ़ाई नहीं करोगे। और जब आप इन सभी बातों को अपने अंदर समाहित करोगे, इनकलकेट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर परफॉर्मेंस करोगे। और आप, मेरी एक बेस्ट विशेष भी आपके साथ है कि आपने जो भी अपने गोल सेट किए यूपीएससी को लेकर वो सभी आपके कंप्लीट हो। थैंक यू वेरी मच।